हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है और जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि रुपया अपना स्तर खुद बना लेगा। लेकिन जब बात करते हैं भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की और भारत को जब हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की, तो ऐसे में गिरता हुआ रुपया एक बड़ा सबक दे सकता है कि हम कैसे विश्व में मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि मोदी सरकार को ये बहुत एक बड़ा सफलता रहा है कि दुनिया को बताए कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो खोखलापन है इसमें, ये खोखलापन बाकी लोगों को भी दिखाई दे रहा है और दुनिया के इन्वेस्टर्स को भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब देखिए ये जो US डॉलर है, बाकी सारे देश में वो डॉलर गिर रहा है। अब एक ही हमारी देश है जहाँ पे डॉलर बढ़ रहा है और हमारी रुपया गिर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश की GDP में तो हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो। लेकिन छोटे स्टार्टअप मैडम बंद हुए हैं और कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में पूरा देश का इकोसिस्टम चला गया है और उन कंपनियों ने बाकी सारी छोटी कंपनियों को खरीद लिया। इसको कैसे देखते हैं आप सकते हैं, कौन से आप पॉइंट्स बता सकते हैं? अगर ऐसा करा जाएगा तो जो हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सकती है, रुपये और स्ट्रांग हो सकता है। भारत क्या अपनी जो जरूरत का चीजें अनेक देशों से लेता, तो क्या उससे भी हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सकती है कुछ? नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। इन दिनों बात कर रहे हैं, जो रुपये है बहुत फॉल डाउन हो रहा है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है और जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि रुपया अपना स्तर खुद बना लेगा। लेकिन जब बात करते हैं भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की और भारत को जब हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की, तो ऐसे में गिरता हुआ रुपया एक बड़ा सबक दे सकता है कि हम कैसे विश्व में मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो टर्नओवर है वो लगातार कम होता जा रहा है। हमारा FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार घटता जा रहा है और जो हम दूसरे देशों को अपनी चीजें आयात करते हैं उसमें भी भारी कमी आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भारत ही नहीं दुनिया की प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट जयंती घोष मैम मेरे साथ में हैं। मैम, जो हम देखते हैं 2014 के मुकाबले रुपया लगभग 40% कम गिर गया है। 2000 उससे भी ज्यादा जी, उससे भी ज्यादा है, 90 से ऊपर पहुंच गया। तो हम जैसे बात कर रही थी सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की, तो वो तो मुझे बहुत दूर दिखता है। आप क्या कहेंगे? 5 ट्रिलियन वाली सपना तो पहले से ही थोड़ा अजीब था और ये भी क्यों ट्रिलियन की बात हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमारे देश की आबादी का हालत क्या है और उनकी जो रहने की व्यवस्था, उनकी वेतन वगैरह ये सब ठीक है कि नहीं। हम सबको मालूम है कि ये ठीक नहीं है। हम सबको मालूम है कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं आर्थिक। तो ये जो हमें मालूम है, अभी बाकी देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता पड़ रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि मोदी सरकार को ये बहुत एक बड़ा सफलता रहा है कि दुनिया को बताए कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो खोखलापन है इसमें, ये खोखलापन बाकी लोगों को भी दिखाई दे रहा है और दुनिया के इन्वेस्टर्स को भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब देखिए ये जो US डॉलर है, बाकी सारे देश में वो डॉलर गिर रहा है। अब एक ही हमारी देश है जहाँ पे डॉलर बढ़ रहा है और हमारी रुपया गिर रहा है। तो इसका क्या वजह है? इसका वजह यही है कि जो बाहर की इन्वेस्टर्स हैं उनको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो हमें हकीकत पता है। तो मैम, जिस तरीके से सरकार, जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर BJP आएगी तो रुपया मजबूत हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्या ये सरकार की जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज, उसमें कोई खराबी है, या फिर जिस तरीके से भारत अपने आप को बोलता है कि नेता बोलते हैं कि हम ग्लोबल लीडर है, उसमें कहीं दिक्कत है? दोनों में ही दिक्कत है। क्योंकि ग्लोबल लीडर आप तभी बन सकते हो जब आपकी देश मजबूत हो, जब आपकी सोसाइटी समाज मजबूत हो, जब आप दोनों अंदर भेदभाव नहीं करेंगे, जब आप अपनी वर्कर्स लोगों के लिए ढंग से काम करेंगे, जब आप फार्मर्स के लिए कुछ करेंगे। ये नीतियां तो उन्होंने किया नहीं
बल्कि उल्टा किया है। एक तो नोटबंदी देखिए, जो पूरा इन्फॉर्मल सेक्टर की सत्यानाश कर दी। उसके बाद जीएसटी जैसे लगाए, जहाँ पे ना ज्यादा पैसा मिला और दूसरी तरह से दोबारा से ये छोटे उद्योगों को बहुत असर पड़ा है। उसके बाद कोविड के टाइम, ये पैंडेमिक के टाइम, कोरोना के टाइम इतना उन्होंने कम किया है आम जनता को बचाने के लिए, ये सारे की असर अभी हमें दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जीडीपी में तो हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो। लेकिन छोटे स्टार्टअप मैडम बंद हुए हैं और कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में पूरा देश का इकोसिस्टम चला गया है और उन कंपनियों ने बाकी सारी छोटी कंपनियों को खरीद लिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? आपने कहा कि देश की जीडीपी ग्रोथ में सारे की हिस्सा है। मैं कहूँगी कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि मजदूर लोगों को देखिए, उनके कहाँ हिस्सा है जीडीपी बढ़ने में? उनका कोई वेतन बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है पिछले 10 साल में। और छोटे उद्योगों का आमदनी बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो फायदा किसको मिला है? अमीर लोगों को, जो देश के सबसे ज्यादा 10% आगे हैं, उनको ही फायदा मिला है। तो ये जीडीपी ग्रोथ जो है, इसमें सारे की हिस्सा नहीं है। तो मैम, जो अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसीज है उसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या उसकी वजह से भी हमारा रुपया कमजोर हो रहा है? और जो आप बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज वो भी हमारे पास कम है, बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड भी सरकार के पास में कम है, तो क्या बोलेंगे? मैं कहूंगी कि असर थोड़ा थोड़ा सब कुछ के है। जैसे कि ये जो टैरिफ पॉलिसी है ट्रम्प की, इस पे असर पड़ा है जरूर, हमारे टेक्सटाइल्स पे, डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पे वगैरह, इस पे कुछ असर तो जरूर पड़ा है। मगर ज्यादा है कि विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी कॉन्फिडेंस कम हो गया है। हमारे सबको पता हो गया कि ये सब बोलने वाले हैं, मगर काम करके दिखाने वाले नहीं है। मैम, आप खुद इकोनॉमिक्स्ट है, आप पूरी दुनिया की बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को जानती हैं आप, कि उन्होंने अपने आप को कैसे स्टेबल करा। तो आप सरकार को क्या सजेशन कर सकते हैं? कौन से आप पॉइंट्स बता सकते हैं? अगर ऐसा करा जाएगा तो जो हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सकती है, रुपये और स्ट्रांग हो सकता है। सबसे बड़ा फोकस बदलनी है। बड़े बड़े उद्योगों से छोड़ के आप छोटे उद्योगों की देखिए हालत, और उनको, उनके लिए कुछ कीजिए। आप बड़े बड़े अरबपतियों के ना सोच के आप गरीब लोगों के लिए सोचिए, आप मजदूरों की बात सोचिए। अभी जैसे नरेगा को उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा नाम वाम तो डाल ही रहे हैं, मगर वैसे जो हक था, अधिकार था काम की, उसको हटा रहे हैं। उसके बदले में उस अधिकार को बढ़ाना चाहिए और आम लोगों के लिए और भी कुछ करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो भारत के रिश्ते कुछ देशों से अच्छे हुए हैं, रूस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हम हथियार और ऑयल पे सिर्फ रूस पे ही डिपेंड है। अगर भारत क्या अपनी जो जरूरत का चीजें अनेक देशों से लेता, तो क्या उससे भी हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सकती है कुछ? हाँ, वो भी है कि डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपोर्ट्स को भी इंपोर्ट्स को भी, ये तो बिल्कुल सही बात है, करना ही है। मगर मैं सबसे ज्यादा कहूंगी कि हमारे देश की जो अंदर वाली मार्केट है, उस पे हमें ज्यादा असर देनी चाहिए। एक जो सरकार जो कॉन्सेप्ट लेकर आए है स्वदेशी का, कि सारी चीजें भारत में ही बने, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो ठीक है या उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? नहीं, इसमें एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना। कुछ कुछ चीजें हम बना ही नहीं सकते, उनके लिए जो हम बना सकते हैं ढंग से, उनके लिए कोई फायदा दो, और छोटे उद्योगों को ज्यादा करके फायदा दो सबसे पहले। जैसे, और चीन में जैसे किया कि बस एक ही सेक्टर में या सबके लिए हम करेंगे, नहीं, एक इकोसिस्टम बनाया। जैसे उन्होंने कहा कि चलो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और करना चाहिए, जो हमें भी करना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाया है। हम क्यों ऐसे सोचना चाहिए, प्लानिंग सोचना चाहिए। अब इन्होंने तो प्लानिंग कमीशन हटा दी है ना, एक पता नहीं नीति आयोग बना दे जो पता नहीं क्या करता है। तो चीन खुद प्लानिंग कर रहा है और उस प्लानिंग का फायदा अब उठा रहा है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम होता है वही सरकार की और देश की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हमारा जो कैपेबल जो यूथ है बहुत संख्या में बाहर जा रहा है, पढ़ रहा है। अगर क्या गवर्नमेंट उनको भारत में रोक पाए और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाए, तो क्या हमारा कुछ बदल सकता है? देखिए, यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी होगा, लोग क्यों बाहर जाएंगे, है ना। हमारे जवान लोग जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्थिक उतना अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं।
और ये अमीर से गरीब सारे जा रहे हैं, इसमें हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे बढ़ाएं, और सबसे जरूरी मैं दोबारा से कहूंगी, छोटे उद्योगों पे असर, क्योंकि सारे ज्यादा नौकरी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहीं पे ही होगी। सरकार किसानों के लिए 3 बिल लेकर आई थी, वो पास नहीं हो पाए थे, बहुत विरोध हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट चुप हो गई, किसानों के वेलफेयर के लिए दूसरा कोई कदम नहीं उठा पाया। तो आपको क्या लगता है, क्या एमएसपी जैसे मुद्दे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए किसानों को और क्या करना चाहिए? क्योंकि किसान ही हमारे देश की धड़कन है, वही हमारे सबसे मजबूत वर्ग के वही लोग हैं। देखिए, किसानों ने खुद कह दिया है, उनके लिए तो पूरा डिमांड्स लिख के लिस्ट है ही। उन्होंने लॉन्ग मार्च की, उन्होंने इतने सारे प्रोटेस्ट की, बस वो 3 कानून के खिलाफ ही नहीं, उनके खुद के जो डिमांड थे, और वो बहुत अच्छे डिमांड थे, और उनको अगर सरकार अच्छी तरह देखे और कहे कि चलो इनको हम स्टडी करेंगे, जो जो हम कर पाएंगे हम करेंगे, फिर कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर किसानों की जो आय बढ़े, अगर उनकी इनकम बढ़े तो डिमांड होगा, फिर छोटे उद्योगों का भी फायदा होगा, फिर हमारा खुद की जो मार्केट है वो भी बढ़ेगी। जिस तरीके का ऑपोजिशन का रोल है, ये सवाल मतलब आपके दायरे में नहीं आता, लेकिन ऑपोजिशन का जो रोल है भारत में, क्या आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, सरकार को के खिलाफ ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उनके अंदर यूनिटी नहीं है? जैसे हम देखते हैं रुपये डाउनफॉल हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है ऑपोजिशन के। बात नहीं हो रही या अखबारों में नहीं निकल रही है बात? क्योंकि मैं तो सुनता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, हाँ। मगर ये अखबारों में नहीं निकलते, टीवी में नहीं निकलता है, रेडियो पे नहीं निकलता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी मीडिया का सबसे ज्यादा गलती तो है मीडिया की, क्योंकि ऑपोजिशन कोशिश तो कर रहा है, हाँ। मगर ऑपोजिशन एक तो इनके खिलाफ केस लग जाएगा, या ये कुछ पैसा ले जाएगा, या कुछ करेगा वो, मगर जब भी वो कुछ बोलते हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। जैसे इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो वोट चोरी की बात है, हाँ। क्या कितने अखबारों ने निकाला उसको, कितने टीवी चैनल ने उस पे एक भी डिस्कशन की, कितने रेडियो वाले ने कुछ किया? मैंने अभी आप वोट चोरी की बात करते हैं, मैंने टीएस कृष्णमूर्ति का इंटरव्यू करा था 5-6 दिन पहले, उन्हीं के माध्यम से भारत में ईवीएम मशीनों की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, मशीन झूठ नहीं बोल सकती। तो वोट चोरी का मुद्दा कैसे एडजस्ट करता है? वोट चोरी का मुद्दा तो साफ साफ दिखा दे रहा है, वोटर रोल से ही नाम निकाला जा रहा है, और ये ज्यादातर मुसलमानों, दलित लोगों की नाम दिखा रहे हैं, गरीब लोगों की। और ये भी हो रहा है कि जहां जहां बूथ है जो गरीबों की है, या जहां मुसलमान ज्यादा है, वो बूथों में कम वोट डाली जा रही है, उन पे वोट देने नहीं दे रहे हैं। तो वोट चोरी बहुत तरीके से हो सकता है। मैम, आपने मतलब आप तो अब पूरे व्यापक तरीके से अब सरकार की, चाहे मैंने देखा आप किसी भी सरकार के टाइम पे रहे, आपने हमेशा मुखरता से आवाज़ उठाई है, और जो वाकई में जो हमारी इकोनॉमी का स्टेबिलिटी है इस दिनों बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा रुपया दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और उसकी वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बच्चों का बाहर पढ़ाई करना महंगा होता जा रहा है, और जो हमारा स्टेटस है वर्ल्ड वाइड वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि आपकी करेंसी है जिसके माध्यम से आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी मजबूती को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम, आपने बात करी, अच्छा लगा।